Greetings to everyone. This is the second part of the video about the regional kingdom. हमने regional kingdom में रोहिलखंड, हैदराबाद और अवध एंड बंगाल डिस्कस कर लिया है. नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद पंजाब अंडर द सिक्स. तो पंजाब जब सिख के अंदर था तो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कौन थे? सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे गुरु गोबिंद सिंह. और इनकी डेथ के बाद लीडरशिप किसके हाथ में आ गई थी? बांदा बहादुर के हाथ में आ गई थी. और ये क्या करते थे? इनका कंटिन्यू था फाइट मुगल्स के साथ. ठीक है. सेकेंड हाफ 18 सेंचुरी में हुआ क्या? सिख ने एक पॉलिटिकल ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जिसको क्या कहा जाता था? मिसल कहते थे उसको. मिसल कहा जाता था. और टोटल कितने मिसल थे? 12 मिसल थे. हर मिसल का अपना एक लीडर होता था जो कि अपना एक स्पेसिफिक एरिया कंट्रोल करता था. और बाकी मिसल के साथ वो वॉर्स में होता था. फिर क्या होता था कि 18 सेंचुरी के एंड में महाराजा रंजीत सिंह जो लीडर थे सूकर चकिया मिसल के, उन्होंने क्या किया था? सारी मिसल को यूनाइट कर दिया था और एक अपनी यूनाइटेड किंगडम बनाई थी. यूनाइटेड किंगडम मतलब कि मतलब एकता बनाई थी, एक किंगडम बनाई थी. यूके की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर. और कहाँ बनाई थी? पंजाब में बना ली थी. वो पूरे सारी मिसल को जो 12 मिसल थी उनको कंबाइन करके उन्होंने पंजाब बना लिया था. ओके. अब हैदर अली के बारे में सब जानते हैं. ये मैसूर की तस्वीर आप देख सकते हैं. तो क्या हुआ था कि हैदर अली ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था? एज अ फुट सोल्जर स्टार्ट किया था. और धीरे धीरे इनकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और रैंक इनकी ऐसे बढ़ी कि ये रूलर ही बन गए मैसूर के 1761 में. व्हाट हैपेंस? जब ये रूलर बने तो इन्होंने जो वहाँ पे रेबल कर रहे थे ज़मींदार उनको कंट्रोल किया और वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया. इन्होंने आर्मी को भी मॉडर्नाइज़ किया. इनका जो आप बेस्ट पार्ट देखेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान का कि ये लोग मॉडर्नाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. और टीपू सुल्तान तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. तो एक इनका प्लस पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है जो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला था कि ये मॉडर्नाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करते थे. तो अब हुआ क्या? इन्होंने जब मॉडर्नाइज अपनी आर्मी बना ली, इन्होंने हेल्प किसकी ली थी? फ्रांस के लोगों की हेल्प ली थी, यानी फ्रेंच की हेल्प ली थी. और अपना एक मॉडर्नल आर्सेनल बनवाया था डिंडीगुल में. अब आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल एक जगह होती है जहाँ पर गोला बम बारूद और तब सब चीज़ स्टोर की जाती है, उसको आर्सेनल कहते हैं. तो किसी अब ख़तरनाक चीज़ को हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए भी हम लोग को काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. जैसे भी हमने लेबनान का देखा था कि उन्होंने जो भी अमोनियम नाइट्रेट था उसको क्या कर लिया था? सीज़ तो कर लिया था लेकिन उसको इतने प्रिवेंटिव तरीके से रखा नहीं गया था और जिस वजह से इतना भारी धमाका देखने को मिला. और ऐसे ही क्या है, अभी इंडिया के पास भी बहुत सारा ऐसे ही सीज़ करके इंडिया ने चेन्नई में रखा हुआ है. अब आई होप कि वो अच्छे तरीके से रखा हुआ है, वो सारे प्रिकॉशंस के साथ. सो दैट वाज ऑल अबाउट कि स्टोरिंग कैसे करनी होती है जो भी ख़तरनाक हथियार होते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं यानी कि बम बारूद. ठीक है. अब क्या होता है कि 1769 में हैदर अली डिफ़ीट कर देते हैं ब्रिटिश फोर्सेस को और इस वाले वॉर को क्या कहते हैं? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. फिर कौन आते हैं इनके बाद? इनके बाद आते हैं टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान 1782 में जब हैदर अली की डेथ हो जाती है तब टीपू सुल्तान पार में आते हैं. और टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं. क्यों उनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार टीपू सुल्तान टाइगर से भिड़ जाते हैं, उनकी झगड़ा हो जाता है टीपू सुल्तान का. तो एक किसी इंसान का टाइगर से निहत्थे भिड़ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो उस टाइम में वहाँ के लोगों ने उनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया था और ये ब्रिटिश से लड़ते रहते हैं. टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से. मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या क्या आइडिया था कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये उनका आइडिया था. ठीक है. तो इससे टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से इस वजह से उनने क्या किया था? अपनी आर्मी में मॉडर्न वेपन्स को लाए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया था नेवी बनाने में जो कि मुगल्स ने निगलेक्ट किया था. मुगल्स ने आर्मी तो अपनी बहुत अच्छी बना ली थी औरंगज़ेब तक, लेकिन
उसके बाद उन्होंने नेवी पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी नेवी पर भी ध्यान दिया था और मॉडर्नाइज नेवी बनवाई थी। इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड को रियलाइज़ किया था और ये क्या चाहते थे कि जो भी उनकी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बन रही हैं उसको भी मॉडर्नाइज किया जाए। और यहाँ पर इनका कैपिटल क्या था, श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम इनका कैपिटल था और उसी को डिफेंड करते करते इनकी डेथ हो गई थी 1799 में। ओके, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मराठास। अब मराठास का क्या बोला जाता है कि बहुत हम्बल ओरिजिन था। क्या हुआ था कि 17 सेंचुरी के स्टार्टिंग तक तो वो चीफ्टेन ही थे, उनका काम चीफ्टेन ही का था। और किसको किसको सर्व करते थे वो, अहमदनगर को, मतलब डेक्कन को ही, बीजापुर को और गोलकोंडा को एज अ चीफ्टेन ये सर्च करते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे ये किंगडम्स वीक हो गए, मराठा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सभी जगह ये होता था, ऐसी कुछ नई बात नहीं थी। राजा जहाँ हैं और जहाँ पे उनके मिनिस्टर्स होते थे, जहाँ पे भी राजा का पावर कम होता था, मिनिस्टर्स अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि वो राजा हैं। तो इससे इसको रिलीजन से बांधे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर जैसे कि कुछ लोग इस तरह से देखते हैं, बट दिस शुड नॉट बी डन, फाइन, बिकॉज राजा और पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग अदर देन रिलीजन। और ये इंडियंस को और सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, फाइन। क्या कहा जाता है कि शिवाजी थे जिन्होंने अपनी पावरफुल किंगडम को कार्व आउट किया, यानी कि बनाया इन इंडिपेंडेंट रूलर बनने के बाद। और कौन से रीजन में इन्होंने बनाया था, कोंकण रीजन में, कोंकण रीजन में बनाया था। अब शिवाजी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अपने सक्सेसर्स के मुकाबले। उनके सक्सेसर्स जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। 18 सेंचुरी में क्या हुआ था कि वो जो पावर था, मराठास का पावर किसके हाथ में चला गया था, पेशवास के हाथ में चला गया था। और मराठास के अंडर ही क्या हुआ था कि बहुत इम्पॉर्टेंट पावर और बहुत हाई पावर बन चुका था। शिवाजी के अंडर बहुत ज़्यादा हाई पावर बन चुके थे मराठास। और फिर जब पेशवा आते हैं तो पेशवा के अंडर भी एक हाई हमें पॉइंट देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि पेशवा कैसे राइज करे थे। 1713 से लेके 1761 तक पेशवा ने मराठा एम्पायर को कंट्रोल किया। 1713 में क्या हुआ, शिवाजी के ग्रैंडसन कौन थे, शाहू जी। शाहू ने किसको अपॉइंट किया, बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया। और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। पेशवा मतलब बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एबल मिनिस्टर थे। उन्होंने शाहू को हेल्प की मराठा चीफ को कंट्रोल करने के लिए। इस टाइम में क्या हो गया था, पेशवा जो थे वो मराठास के रियल डिसीजन मेकर बन चुके थे। अब बालाजी विश्वनाथ की हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ ने 1713 से लेकर 1720 तक, यानी 7 ईयर्स तक रूल किया। बालाजी विश्वनाथ ने लेटर मुगल्स की वीकनेस का एडवांटेज लिया और काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और फारूक सियार को फोर्स किया कि जितनी भी टेरिटरीज़ उन्होंने ली हैं शिवाजी के अंडर, जो फारूक सियार ने टेरिटरीज़ ली थी उसको वापस कर दें। उसके अलावा मराठास ने क्या किया, उन्होंने उनको क्या राइट मिल गया, टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट मिल गया। इसके साथ ही कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, वो चौथ कलेक्ट करते थे और सरदेशमुखी कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दो तरह के टैक्स जो ये मराठास कलेक्ट, पेशवास कलेक्ट करते थे, ये कौन थे, चौथ था और सरदेशमुखी था। ठीक है, कहाँ से कलेक्ट करते थे, 6 प्रोविंसेस थी डेक्कन के तरफ, वहाँ से ये टैक्सेस कलेक्ट। अब इसके बाद आते हैं बाजीराव वन। अब बाजीराव वन बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड करते हैं। इस टाइम में ये किसको कॉन्कर करते हैं, मालवा को कॉन्कर कर लेते हैं, सदर्न गुजरात को कॉन्कर कर लेते हैं और बुंदेलखंड को कॉन्कर कर लेते हैं। दीज आर द मराठास। ओके, और ये क्या करते हैं, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी डिफ़ीट कर देते हैं। और इनको डिफ़ीट करने का मतलब क्या है कि अब वहाँ के लोगों से ये पैसे लेंगे, इसीलिए मेनली डिफ़ीट किया जाता था, टेरिटरीज़ को अपने अंडर लाया जाता था, सो दैट दे कैन गेट द टैक्सेस। अब इन्हें टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। ही ऑल्सो कैप्चर सेलसीट। अब सेलसीट और बसीन जो थी ये पोर्टुगीज़ के अंदर आती थी। 2 टेरिटरी थी मतलब पानी के पास, वो पोर्टुगीज़ के अंदर आती थी, सेलसीट और बसीन। और इनको क्या कहा जाने लगा, इनको जो इन्होंने इतने सारे बैटल्स जीते थे कि इनको क्या कहा जाने लगा, फाइटिंग पेशवा, क्योंकि ज़्यादातर इनकी लाइफ जो है वॉर्स को लड़ने में ही चली गई थी। अब इनके बाद कौन बनते हैं, बालाजी बाजीराव, जो कि रूल करते हैं 1740 से लेके 61 तक।
अब डेथ जब शाहू की हो जाती है 1749 में, तो ये हेड बन जाते हैं मराठास के। अब ये अपना कैपिटल सतारा से पूना शिफ्ट कर देते हैं। रिमेंबर, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन शिफ्ट करता है, तो ही वॉज बालाजी बाजीराव। 1714 से लेके 1761 तक इन्होंने रूल किया था। इन्हीं की रूलिंग में क्या होता है कि मराठा की आर्मी कहाँ तक पहुँच जाती है, सेंट्रल इंडिया तक और नॉर्थ इंडिया तक पहुँच जाती है, पंजाब और राजस्थान तक, और बंगाल में भी पहुंच जाती है और उड़ीसा में भी पहुंच जाती है। ईस्ट और नॉर्थ में पूरी तरीके से पहुंच जाती है मराठा की किंगडम, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो मैसूर की और हैदराबाद की किंगडम थी, उनको भी फोर्स किया जाता है कि वो लोग मराठास को टैक्स दें, मतलब उनके अंडर किसी तरीके से आ जाते होंगे, कोई टाइज हो जाती होंगी, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है अब आप हमें टैक्सेस देंगे। और बालाजी बाजीराव के अंडर ही मराठा की पावर क्या थी, पिनिकल पे थी। पिनिकल पे थी यानी कि ग्रेटेस्ट थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। पहले तो शिवाजी थे, फिर शिवाजी की सक्सेस इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो शिवाजी जो मराठास की पावर थी वो पेशवा के अंडर चली गई, और पेशवा के अंडर ही मराठास की पावर सबसे ज़्यादा कब हुई, बालाजी बाजीराव के अंडर, बालाजी बाजीराव के अंदर। अब क्या होता है, हम बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। ये आप फोटो देख रहे हैं, दिस इज़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब जब बालाजी बाजीराव का एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ होने लगता है और मराठास की कन्फ्लिक्ट अब किसके साथ हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली के साथ। अहमद शाह अब्दाली कौन था, अफगान फोर्सेस का लीडर था। द टू आर्मीज़, जो हमारी टू आर्मीज़ थी, ये मराठास की और अहमद शाह अब्दाली की, ये कहाँ मिलती हैं, 1761 में पानीपत में मिलती है। पानीपत इज़ इन हरियाणा, ठीक है। अब नजीबुद्दौला जो रोहिलखंड का था, और शुजाउद्दौला, ये लोग क्या करते हैं, अफ़गान की हेल्प करते हैं। सो अब होता ही ऐसा था कि पॉलिटिक्स इस तरह से चलती थी कि जो हमारे रोहिलखंड के लोग थे और अवध के लोग थे, इन लोग ने किसकी हेल्प की थी, अफ़गान्स की हेल्प की थी मराठा के अगेंस्ट। और फिर मराठा का कोई भी साथी नहीं था, और इसकी वजह से क्या हो गया, मराठास डिफीट कर गए, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मराठास की फेलियर के लिए, कि वो ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बना सके। उनके में इतनी ताकत थी कि वो ऑल इंडिया एम्पायर बना सकते थे, बट कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी थे जिसके वजह से वो अपना नहीं बना पाए पावर। सबसे पहला क्या था कि जो भी वहाँ मराठा के चीफ थे उनमें यूनिटी नहीं थी, ठीक है। वो क्या कर, मराठास में 5 ग्रुप्स थे, ठीक है। उनमें 5 ग्रुप्स थे, कौन कौन थे, पेशवा थे पूना के, गायकवाड़ थे बड़ौदा के, ठीक है, गायकवाड़ थे बड़ौदा के, जिसको वडोदरा आप कहते हैं। भोसलेस थे नागपुर के, होलकर्स थे इंदौर के, और सिंधियास थे ग्वालियर के, ठीक है। तो ये क्या करते थे, आपस में ही जलते रहते थे और चाहते नहीं थे बिल्कुल भी कि यूनाइट हो जाए, बस ये खुद को चाहते थे कि हम बन जाए, हम बन जाए। उसी के चक्कर में क्या हो गया कि ये लोग डिफीट कर गए। अब मराठास को अगर अपना अलाई किसी को बनाना था, तो उनको रेड करने के बाद उनके साथ फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रख लेते, लेकिन ये क्या करते थे, दूसरे के किंगडम्स को रेड करते थे, उसके बाद उसमें टैक्सेस लगा देते और बोलते थे अब आपको हमें हर टाइम, हर महीने या कैसे भी करके, जो भी टाइम उनका डिसाइड होता है कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप भी इस तरह से नहीं बन पाई थी। अब मराठास का क्या था, उनने कोई अटेम्प्ट नहीं किया था अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जबकि अभी हमने टीपू सुल्तान के राज्य में देखा था कि वो क्या कर रहे थे, वो अटेम्प्ट कर रहे थे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज बनाने का। हियर आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, फाइन। सो अब ये जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं बना पाए, तो लोगों की लॉयल्टी भी नहीं हासिल कर पाए। वो जहाँ पर वो जो लोग रह रहे थे उनकी लॉयल्टी भी इस तरह से हासिल नहीं कर पाए। और मराठास ने ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। और ये क्या करते थे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके वजह से क्या हुआ कि उनको मॉडर्न आर्मी ये सेटअप नहीं कर पाए, और ना ही यूरोपियन टेक्निक्स जो वॉरफेयर में वो लोग यूज़ करते थे उसको अडॉप्ट कर पाए। तो ये सब रीज़न थे कि पानीपत में वो क्यों हार गए, और इसके बाद ये ऑल इंडिया एम्पायर अपनी नहीं बना पाए। और भी अब कुछ मराठा के चीफ ऐसे थे जो टूट गए, वहाँ से जो मेन किंगडम था वहाँ से टूट गए और छोटी छोटी अपनी स्मॉल किंगडम बना ली और वहीं पर राज करने लगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से अब अहमद शाह अब्दाली को तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, ये तो वापस चला गया करके, क्या कहते हैं, लूटपाट के वापस चला गया। लेकिन अब जब मराठास वीक हो गए, मुगल्स वीक हो गए, रीजनल किंगडम तो छोटी छोटी थी, तो एक बड़ी पार अभी यहाँ पे वॉइड था, उसकी जगह खाली थी, तो बड़ी पार की
जो जगह भरी है वो किसने भरी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरी है, और इनको मौका मिल गया था कि हम किस तरह से सबको कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। तो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट टाइमलाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1730 की। अब 1713 में क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। फिर बात करते हैं 1717 की। 1717 में बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कौन, मुर्शीद कुली खान बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। फिर 1724 में क्या होता है कि उसके पहले 22 की बात कर लेते हैं। 1722 में क्या होता है कि सादत खान अवध के रूलर बनते हैं और अवध को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट कम 1724। 1724 में चिन किलिच खान जो है हैदराबाद का स्टेट बनाते हैं, चिन किलिच खान। 1739 में नादिर शाह इन्वेड करते हैं इंडिया को, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें हार जाते हैं मराठास, और इसी के साथ मराठास का जो एम्बिशन होता है ऑल इंडिया रूल करने का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको एग्ज़ाम्स में अगर मेंस आप दे रहे हैं तो आपको पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है कि मुगल्स की डिक्लाइन के क्या क्या रीजंस थे, दैट आई हैव टोल्ड यू in my last lecture, and in this lecture I have told you what were the reason behind the decline of Maratha Empire. So this was all about रीजनल किंगडम्स बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का रूल किस तरह से इस्टेब्लिश हो गया। हमारे ही कंट्री के डिफरेंट रूलर्स ने उन्हें मौका दिया कि ब्रिटिशर्स आकर अपना रूल इस्टेब्लिश कर गए। और अगर हमारी कंट्री के लोग, हमारी कंट्री के जो किंगडम्स थे वो स्ट्रॉन्ग होते, वो यूनिफाई होते, उनमें यूनिटी होती, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि कोई आकर हमारे ऊपर राज करता। सो अब हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, we just have to learn from our history, and that's why we are studying it. If you like this video, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.